morning, students. Today is the class of Law, CMA Foundations. As we previously discussed, what do you mean by contract? What are the 10 essential elements of a contract? Why it is known as Indian Contract Act 1872? All these things we will discuss. I have focused all the remaining 10 essential elements of a valid contract. Or as we know, we have discussed 9 element, remaining 1 element will be there. So for coming to 10 element, I will overall discuss about these 9 elements. So the first element is offer and acceptance. Next one is intention to create legal relationship. Next one is lawful consideration. Next one is capacity of party. Next one is free consent, lawful object. Next one is writing and registration, certainty, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. थोड़ा थोड़ा एक बार फटाफट बता लेता हूं. फर्स्ट वन क्या था? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. इसका मतलब for the time of and making an contract, the offer and acceptance both must be legal. Okay. Next one is a legal relationship. For maintaining or for making a contract or for making a contract, it is most important that to create or to intention to create a legal relationship, not a social relationship. बहुत प्रीवियस क्लास में हम लोग चर्चा किए थे. किचन 99 वाला एक फ्रेंड ने और एक फ्रेंड को इनविटेशन दिया था खाने के लिए, आने के लिए. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन इज लीगल रिलेशनशिप. मतलब एनीथिंग when the intention of both the parties is for maintaining creating legal relationship, then only it is a valid contract. If the intention is to create social relationship, then it is not a valid contract, it is a void contract. Next one is consideration, lawful consideration. हम लोग अच्छे से डिस्कशन करवाए थे. कंसिडरेशन का मतलब क्या था रे? समथिंग इन रिटर्न. यू विल गेट समथिंग, यू विल गिव समथिंग. याद आ रहा है? क्या पढ़े थे हम लोग? तुम कुछ पाओगे, तुमको कुछ देना पड़ेगा. ऑल दी थिंग्स आर नोन एज लॉफुल कंसिडरेशन. कंसिडरेशन में भी पास्ट, कंसिडरेशन में भी प्रेजेंट, कंसिडरेशन में भी फ्यूचर. मैंने पिछले में मतलब कुछ किया था काम, वो भी कंसिडरेशन माना जाएगा. अब कुछ कर रहा हूं उसके लिए, वो भी कंसिडरेशन माना जाएगा. और मैं क्या कर रहा था, फ्यूचर में कुछ करूंगा, तभी भी क्या माना जाएगा? इसको कंसिडरेशन माना जाएगा. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन, कैपेसिटी ऑफ पार्टी. Before except expect three people, all the people are having all capacity to do any contract. क्या क्या था? फर्स्ट पॉइंट था कि minor, when there is a minor, he is not liable to do any contract or making an contract. उसके पास कैपेसिटी नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट था अनसाउंड माइंड. मतलब जो साउंड स्टेज में जिसको पागल बोलते हैं हम लोग, अनसाउंड माइंड है तो उसके पास भी राइट नहीं है कि वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट मेकिंग कर पाएगा. एंड थर्ड पॉइंट इज एनी पर्सन डिस्टर्ब्ड बाय लॉ और एनी पर्सन रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम लॉ. लॉ ने जिसको मना किया है, ओके, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? वो भी वही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाए. कौन कौन को मना किया था? इंसॉल्वेंट पर्सन, इम्प्रिजनमेंट पर्सन, फॉरेन अथॉरिटी, सॉरी क्या पढ़े थे? एट द टाइम ऑफ वॉरियर, और कुछ फाइटिंग चल रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, एनिमी, फॉरेन एनिमी, तभी भी क्या होगा? हम लोग नहीं कॉन्ट्रैक्ट मेकिंग कर पाएंगे. नेक्स्ट वन क्या है रे? फ्री कंसेंट. हम बहुत अच्छे से डिस्कशन चर्चा किए थे. फ्री कंसेंट मतलब दिससे बोथ पार्टी हैव थिंकिंग सेम थिंग इन सेम सेंस. मैं जिसके बारे में जो सोच रहा हूं वो भी उसके बारे में वही चीज सोचना चाहिए, तभी हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट सही होगा. 3 लैपटॉप था, मैंने सोचा था लेनोवो बेचूंगा, वो सोच रहा है मैं एप्पल खरीदूंगा. सो द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज शुड नॉट सेम. देन द पार्टी और देन द एट द टाइम ऑफ थिंग द कॉन्ट्रैक्ट इज void contract. So a consent of party will be treated as free if 5 elements should not be present. What are the 5 elements? One is coercion, undue influence, misrepresentation, fraud, mistake. Is that clear? समझ में आ रहा है? अगर ये पांचों में से कोई भी एक प्रेजेंट है, तभी हम लोग इसको क्या बोलेंगे? फोर्सफुल, और सॉरी क्या बोलेंगे? नॉट फ्री कंसेंट बोलेंगे. एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा. तो वैलिड होने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? वैलिड होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए द एब्सेंस ऑफ दीज 5 थिंग्स. ये पांचों में से कोई भी चीज नहीं होना चाहिए. कोर्सन में हम लोग क्या पढ़े थे? फोर्सेबली एनीथिंग डन इज नोन एज कोर्सन. Undue influence, if anything one party is on superior position,
second party is on lower position or inferior position, then it is known as undue influence. next चीज हमारा क्या था, first one is क्या पढ़े हम लोग, coercion, undue influence, misrepresentation, anything is treated as an misrepresented to other body. मैंने बोला कि मेरा 4 GB का कुछ ग्राफिक्स नहीं है, मैंने उसको बोल दिया मेरा 4 GB का ग्राफिक्स है, तभी हम लोग क्या बताएंगे, मेनली हमारा क्या आएगा, मिस रिप्रेजेंटेशन, मैंने जो रिप्रेजेंट करवाया उसको गलत तरीका से करवाया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिस रिप्रेजेंटेशन। कोर्सन हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, मिस रिप्रेजेंटेशन हो, सबको हमको क्या बोलेंगे, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये दोनों से बात, तीनों से कोई भी एक हुआ और पांचों से कोई भी एक है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, not a valid contract, it must be an void contract. Is that clear? next point हमारा क्या था, mistake, हम मानव इंसान है तो हमारे से गलती हो जाएगा, अगर कुछ गलती भी हुआ तभी भी हम लोग क्या बोलेंगे, the mistake is also an invalid contract or void contract, valid कब भी नहीं होगा। next one क्या था, fraud, those mistakes are knowingly done is known as fraud, जो जो गलतियां हम लोग जानबूझ के कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, fraud। अगर fraud भी है तभी भी मेरा कंसेंट फ्री नहीं माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड माना जाएगा। ओके क्लियर, 5 चीज, कोर्सन, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, मिस्टेक, अनड्यू इन्फ्लुएंस, अगर ये पांचों में से कोई भी एक चीज है तभी हमको इसको क्या मानेंगे, फ्री कंसेंट नहीं है, इनवैलिड मांगेंगे। ओके नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, लॉफुल ऑब्जेक्ट, the object because of why the contract will be made must be unlawful. If the object of the making the contract is unlawful, then the contract is an void contract. अगर हम लोग जिसके बारे में मेकिंग कर रहे, मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट जिस टॉपिक में था, अगर वो सही नहीं है, वो गलत है, अनलॉफुल है, लॉफुल नहीं है, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन, राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन, मैंने बोला था आप लोग को द कॉन्ट्रैक्ट में भी ओरल और रिटन, अगर ओरल हुआ तो जब प्रूव करना पड़ेगा तभी आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑलवेज जब भी बड़ा बड़ा ट्रांजेक्शन से और क्या बोलते हैं उसको, अनट्रांसफरेबल और जो ट्रांसफर नहीं हो सकता है बार बार, और इमूवेबल प्रॉपर्टी, इस सब चीज को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके एंड रजिस्ट्रेशन लीगल पेपर में करना पड़ेगा, साइन करवाना पड़ेगा, लीगल प्रोसीडिंग करवाना पड़ेगा, सब कुछ हमको प्रिपेयर करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, सर्टेनिटी, सर्टेनिटी मतलब वो जो भी चीज है सर्टेन होना चाहिए, जैसे 5 तेल का बोतल था, कौन सा तेल मुझे परचेज करना है मेरा पर क्लैरिफाई नहीं है, तभी मुझे क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्या था, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, अगर तुम जो काम कर रहा हो वो करना इम्पॉसिबल है, सो द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो इम्पॉसिबल। ऑब्जेक्ट में मारेंगे 3 चीज बोला है, वन इज लॉफुल, जो ऑब्जेक्ट और जिसके लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसके वजह से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, वो मस्ट बी लॉफुल होना चाहिए, सेटिंग होना चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। अगर ये 3 चीज है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, नहीं तो इनवैलिड होगा, दैट्स ऑल। लास्ट पॉइंट इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, अगर ये सब कॉन्ट्रैक्ट है तभी हम उसको क्या मानेंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। इसके पास 10 एलिमेंट सब चीज हो फिर भी हम क्या मानेंगे, इसको वॉइड मानेंगे। देखो कौन सा एग्रीमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में सिंगल बड़ा वाला मतलब लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, व्हाट आर द एलिमेंट्स और व्हाट आर द वॉइड एग्रीमेंट्स। ये जो वॉइड एग्रीमेंट है 24 से 30 सेक्शन में मेंशन है, एक सेकंड रुक जाओ, देखो ये क्या बोल रहा है, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड मतलब एन एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी वन ऑफ दोज। हम जो ये नीचे पढ़ेंगे 24 से 30, कितना सेक्शन, 6 नहीं 7, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 7 सेक्शन इज देयर। सो क्या बोल रहा है, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एन एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी वन ऑफ दोज, मतलब ये जो हम लोग नीचे पढ़ेंगे ये 7 में से कोई भी एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, अगर है तभी हम इसको क्या मानेंगे, वॉइड एग्रीमेंट मानेंगे, सिंपल सा चीज। इज दैट ओके। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है, देखो which have been expressly declared to be void by the act, मतलब द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बोल रहा है अगर ये जो 7 सेक्शन है, ये 7 सेक्शन में कोई भी आप लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो,
अपने आप void हो जाएगा। इसके पास 9 एसेंशियल एलिमेंट हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ोगे। तुम बोलोगे सर 9 एसेंशियल एलिमेंट तो है, जैसे हम लोग डिस्कशन करेंगे यहाँ वहां प्रॉपर 9 एसेंशियल एलिमेंट होगा, फिर भी हमको क्या मानना पड़ेगा, इसको वॉइड एग्रीमेंट मानना पड़ेगा। कौन सा आइटम है, देखो ये क्या बोल रहा है, एन एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी वन ऑफ दोज, मतलब नीचे से कोई भी नहीं होना चाहिए, व्हिच हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड बाय द एक्ट, मतलब एक्ट बोल रहा है कि अगर ये है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वॉइड मानना ही पड़ेगा। ओके, एक सेकंड। ओके देखो फिर क्या बोल रहा है, एन एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी व्हिच हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड बी वॉइड, एन एग्रीमेंट इन restraint of trade and agreement by way of wager have been expressly declared void। कौन सा एग्रीमेंट है हम लोग नीचे डिस्कशन करेंगे। देखो पहले क्या बोला है, सेक्शन 24 बोल रहा है एग्रीमेंट ऑफ विच द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल in part and the illegal part cannot be separated from the legal part। और एक बार पढ़ो, देखो वर्ड जो बोला है उसको क्लैरिफाई करने के लिए समझो, वो बार फिर आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल सा चीज बोल रहा है, एग्रीमेंट ऑफ विच द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। पहले हम इसको समझते हैं क्या बोल रहा है, मतलब जैसे मेरा जो एग्रीमेंट हुआ, मेरा ऑब्जेक्ट क्यों था, सोच रहे हो, मेरा ऑब्जेक्ट था साइकिल का, cycle is a lawful activity, money consideration is a lawful activity, both the things are lawful activity, that's why it is a valid contract। ये बोल रहा है object is unlawful in part। एक सेकंड में हम लोग शुरू करते हैं क्लास। हाँ okay, because of technical problems the video is paused for 1 minute। okay, we will continue। क्या बोल रहा है ये सिंपल सा चीज देखो, agreement of which the consideration or object is unlawful in part the illegal part cannot be separated from the legal part। मतलब जैसे मैंने साइकिल की बात किया था, साइकिल एंड कंसिडरेशन दोनों एकदम सेम चीज है, मतलब ये जो है साइकिल इज एन लीगल थिंग, next one money is a legal thing, that's why it is a valid contract। but when is object is unlawful in part, मतलब साइकिल के एक्सचेंज में मैं ड्रॉक्स ले रहा हूं इन रिटर्न, मतलब द ड्रॉक्स इज एन इलीगल पार्ट but cycle is a legal part। when the illegal part and legal part is not separated, अगर सेपरेट नहीं हुआ तभी इसको हमको क्या मानना पड़ेगा, void agreement मानना पड़ेगा। मतलब सिंपल सा चीज, whether object of the contract or the consideration of the contract, out of these both if anything or one thing will be illegal then the whole contract must be void। मतलब मेरा ऑब्जेक्ट इलीगल हो और मेरा कंसिडरेशन इलीगल हो, दोनों में से कोई एक भी चीज इलीगल हो तभी हम इसको क्या मानेंगे, इलीगल मानेंगे, एंड द होल कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी वॉइड। ओके, कौन बोल रहा है ये, सेक्शन नंबर 24 एक्ट में लिखा है, इस टाइप का अगर कोई भी एग्रीमेंट हो हम इसको क्या मानेंगे, वॉइड मानेंगे। क्लियर, नेक्स्ट, एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन। एक सेक्शन हम 2D में क्या पढ़े थे, कंसिडरेशन इन समथिंग इन रिटर्न, anything which is forbidden for any act, abstain from doing, abstain from do, consideration हम लोग पढ़े थे। नेक्स्ट वन 10 एसेंशियल एलिमेंट में हम लोग क्या पढ़े, कंसिडरेशन होना ही होना चाहिए। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट बोलेंगे। इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट का बात छोड़ दो, वॉइड एग्रीमेंट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे वॉइड एग्रीमेंट, बिकॉज the contract is not having any consideration। मैंने बताया था इसका कुछ एक्सेप्शन है, हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। क्या क्या एक्सेप्शन था, फर्स्ट एक्सेप्शन इज अगर ये नेचुरल लव एंड एफेक्शन के ऊपर डिपेंड है तभी इसको कंसिडरेशन नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है, नेचुरल लव एंड एफेक्शन में है तो ये स्ट्रांजा एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि कि all those three items are exceptions of no consideration no contract। मतलब अगर मेरा कंसिडरेशन नहीं है तभी भी वो चीज को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानना पड़ेगा। क्लियर, पहला क्या था, नेचुरल लव एंड एफेक्शन,
सेकंड वन क्या था, एनी प्रीवियस सर्विस रेंडेड बाय एनीथिंग। नेक्स्ट वन क्या था, टाइम बियर डेप्ट। समझ में आ रहा है, बैंक से मैंने लोन आया था, जब लोन नया टाइम पीरियड का जो गैप था मैं उसको इंटरेस्ट दे रहा हूं, मतलब वो इंटरेस्ट क्यों दे रहा हूं, टाइम गैप के लिए दे रहा हूं, तो वो चीज क्या आएगा, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन में आएगा। तो सिंपल सा चीज ये क्या बोल रहा है, एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन that is void agreement, but some exceptions are there. In case of three things or three concepts or three contracts will be valid whether their conditions is not having any type of consideration or something else। क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है, कंसिडरेशन नहीं है तो एक एग्रीमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट में तभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉइड बोलेंगे। बट कंसिडरेशन ना होते भी तीन टाइप चीज को हम वैलिड बोलेंगे। फर्स्ट वन इज नेचुरल लव एंड अफेक्शन में कुछ ट्रांजेक्शन हो रहा है, एनी पास्ट सर्विसेज। नेक्स्ट वन इज टाइम बियर डेप्ट। ओके क्लियर। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है, देखो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज। रिस्ट्रेन मतलब क्या रे, शादी के लिए मना करना, इसको बोलते हैं रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज। अगर कोई आदमी किसी को बोलेगा तू 10,000 ले ले, तू शादी मत कर, और मैं तुझे 10,000 दे रहा हूं, तू शादी मत कर, तभी जो एग्रीमेंट हम दोनों के बीच हुआ और जिस दोनों के बीच हुआ, दिस एग्रीमेंट इज एन वॉइड एग्रीमेंट। तुम बोलोगे सर अगर हम माइनर के साथ एग्रीमेंट कर रहे, भाई माइनर तो रिस्ट्रेन फ्रॉम मैरिज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पे ही लिखा है, समझ में आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोल रहा है कि माइनर शादी नहीं कर पाएगा। बट वन मेजर पर्सन इज देयर, एनी अदर पर्सन इज मेकिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज is also an agreement of declaring void। ये भी कहाँ आएगा, void agreement में आएगा। क्या लिखा है देखो, any agreement that restrains the marriage of a major adult is void agreement। मतलब एक मेजर पर्सन को और एडल्ट को आप शादी के लिए मना कर रहे हो और कुछ एग्रीमेंट बना रहे हो, तभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, void माना जाएगा। दिस डज नॉट अप्लाई टू माइनर्स, मतलब ये जो कंडीशन है सेक्शन नंबर 26 ये माइनर को अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट वन, बट इफ एन एडल्ट एग्रीज फॉर सम कंसिडरेशन नॉट टू मैरी सच एन एग्रीमेंट इज एक्सप्रेसली void। और से कुछ पैसा ले लिया, फिर बोला कि मैं शादी नहीं करूंगा, मुझे 10,000 दे दे, मैं तेरे से एग्रीमेंट बना रहा हूं कि मैं शादी नहीं करूंगा लाइफ पर, तो वो एग्रीमेंट बना दिया, वो एग्रीमेंट वैलिड होगा, कुछ वैलिड नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, void हो जाएगा। देखो एक एग्जांपल है, A agrees that if B pays him rupees 50,000 he will not marry, such agreement is an void agreement। सिंपल सा चीज समझ में आ रहा है। अगर शादी का बात है, अगर वो कुछ एग्रीमेंट बन रहा है शादी के मामले को लेके, अगर वो माइनर नहीं है मेजर है, तभी वो क्या माना जाएगा, void एग्रीमेंट माना जाएगा। सिंपल सा चीज समझ में आया। नेक्स्ट वन, एग्रीमेंट रेस्ट्रेन टू ट्रेड। देखो ये रेस्ट्रेन टू ट्रेड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रेस्ट्रेन टू ट्रेड मतलब तुम किसी को कोई बिजनेस करने के लिए मना नहीं कर सकते, अगर तुमने मना किया तभी वो बिजनेस, और वो रेस्ट्रेन फ्रॉम मैरिज का और सॉरी रेस्ट्रेन फ्रॉम ट्रेड का आइडिया क्या होगा, वॉइड होगा। मतलब मैंने इसको 10,000 दिया और बोला तो लाइफ भर बिजनेस नहीं करेगा, वो इनवैलिड होगा, वो void होगा। पर तुम बोलोगे सर ऐसे तो बिजनेस होता है, ऐसे अगर मैं किसी को पैसा देके नहीं बोल पाऊंगा तो बिजनेस में वो सब चलता है, बिजनेस में अलाउ करता है। कहाँ का अलाउ करता है, वो नॉर्मल कंडीशंस होता है। जैसे देखो मैं एक लेमैन हूं, मैं इधर का बिजनेस हूँ, उधर और 5-10 किलोमीटर बाद कोई मैं इसको जानता नहीं हूँ, वो कौन है मुझे पता नहीं है, मैं उसके पास जाऊंगा, एक तो आज से बिजनेस नहीं करेगा, ये ले 5,000 ले, बात खत्म, तो आज से बिजनेस नहीं करेगा। मैं इसको वैसे बोल नहीं पाऊंगा। अगर मैंने उसको एग्रीमेंट करवाया और बोला कि तू बिजनेस मत कर, 5,000 दे रहा हूं, तो इसमें साइन कर चला जा, वो नहीं हो पाएगा। पर इसका भी कुछ एक्सेप्शन है, फिर से बोल रहा हूं, अगर आप किसी को बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हो और उसके साथ एग्रीमेंट कर रहे हो और इसको बोल दिया कि तू बिजनेस मत करना, यहां ही बैठा रहना, तभी इसको हम क्या बोलेंगे, रिस्ट्रेट फ्रॉम ट्रेड। ये मना करने के लिए जो एग्रीमेंट हम लोगों ने बनाया, वो भी एग्रीमेंट को हमको क्या मानना पड़ेगा, वॉइड एग्रीमेंट मानना पड़ेगा। सिंपल सा चीज। पर इसका जो एक्सेप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या क्या एक्सेप्शन है। फर्स्ट बोल रहा है, हाउएवर देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस टू दिस रूल, if a person sell his business along with the goodwill, then the buyer can ask the seller
to retain from practicing the same business at the local limits. सोच लो, मेरा इधर बिजनेस चल रहा है टीसीएल का, मेरा एक दोस्त आया और एक बिजनेसमैन आया, बोला कि काम करो सर, आपका क्लासेस अच्छा चल रहा है, आपका जो क्लासेस का एकदम गुडविल फुडविल एसेट वेसेट जो है सब बेच बाच के आप चले जाओ। मैंने बोला सही है बाबा, तू पैसा वैसा दे मुझे, ये सब चीज आज से तेरा। बोल दिया। बोल देने के बाद मैंने कल क्या किया, जब ये सब खरीद लिया, मैंने न्यू एक एलसीडी लाया, एलईडी लाया, टीवी लाया, फर्नीचर लाया, फिर मैंने सार लोग को बुला के और एक जो मेरा साइड 2-3 घर छोड़ के वो बिजनेस स्टार्ट करवा दिया। फिर जो पुराना बिजनेस था वो भी सेम टीसीएल पे था, मैं भी अगर वो बिजनेस शुरू करवा दूं फिर मुझे पंगा हो जाएगा, फिर जो मैंने खरीदा गुडविल के हिसाब से वो प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज ही इज परचेजिंग योर होल ऑफ योर बिजनेस। अगर वो तेरा सब कुछ परचेज कर लिया, फिर वही ब्रांड अगर तू शुरू कर रहा है, फिर उसको प्रॉब्लम है। उस टाइम पे जो रिस्ट्रेन फ्रॉम वॉइड है, रिस्ट्रेन फ्रॉम ट्रेड है, वो अलाउ हो सकता है, वो वॉइड नहीं होगा। फिर से बोल रहा हूं, अच्छे से सुनो। ये बोल रहा है तुम किसी को बिजनेस करने के लिए मना कर रहे हो, तभी वो एग्रीमेंट क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। बट सम एक्सेप्शन है। फर्स्ट एक्सेप्शन इज व्हेन वन पर्सन इज सेलिंग हिज होल बिजनेस along with goodwill, the most important word along with goodwill, क्योंकि goodwill का बात नहीं आया तो वो ब्रांच खरीद सकता है, ब्रांच एक ओपन करवा सकता है, but the most important is when one person is selling his whole business along with goodwill to another person, then the seller does not have any right to do an extra business। अगर वो लिख के ले रहा है कि भाई तू आज से इस टाइप का बिजनेस नहीं करेगा, मैंने उसमें साइन करवा दिया, तो ये जो बिजनेस का डील है, ये जो मेरा एग्रीमेंट है, नॉट रिस्ट्रेन और रिस्ट्रेन फ्रॉम ट्रेड, ये क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। फालतू में मैं किससे लिख के ले जाऊंगा तू बिजनेस मत कर, वो वॉइड होगा। जब मैं मेरा सब बिजनेस उसको बेच रहा हूं फिर से मैं वो कर दूंगा तो इनवैलिड है। इसीलिए क्या बोल रहा हूं, अगर लिख के ले लिया तो क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? नेक्स्ट वन, सो इफ according to such agreement, as long as the buyer or his successor carry on such business, the agreement to restrain the trade of the seller will be valid। मतलब अगर मैं मेरा पूरा बिजनेस सेल करवा दिया तो मैं वो टाइप बिजनेस नहीं करूंगा, वो लिख के वो बायर ले जाएगा, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट हमको क्या मानना पड़ेगा, वैलिड मानना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, similarly, if an outgoing partner can enter into such a restraint of trade agreement with the partnership firm, also a contract between not to carry out any competing business during continuance of partnership is also a valid contract। जैसे सोच लो, मेरा दोस्त और एक दोस्त मिलके, माने हम तीनों ने मिलके एक पार्टनरशिप बिजनेस शुरू किया था। हमारा जो बिजनेस का सीक्रेट है हम किसी को बोलना नहीं चाहते। जब मेरा न्यू पार्टनर एक आया तभी मैं इसको एक एग्रीमेंट बना के रखूंगा कि भाई सुन, तू इधर बिजनेस कर रहा है, अगर तू इधर बिजनेस कर रहा है, तुझे ये बिजनेस का सब सीक्रेट पता है, तू जाके 3 साल या 2 साल या 1 साल में कहीं भी जाके आउटर बिजनेस मत कर देना। अगर कर देगा तो हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए तभी मैं जो एग्रीमेंट प्रिपेयर करके रखूंगा, रिस्ट्रेन फ्रॉम ट्रेड, तभी उसको वैलिड माना जाएगा। समझ में आ रहा है? पहला क्या था, अगर मैं मेरा पूरा बिजनेस सेल आउट कर रहा हूं तभी मैं एग्रीमेंट बनाऊंगा उस बायर के साथ, और बायर मेरे साथ एग्रीमेंट बनाएगा, तुम आज से बिजनेस नहीं करोगे इस टाइप का बिजनेस, तभी इसको हम लोग को क्या मानना पड़ेगा, वैलिड मानना पड़ेगा। सेकंड नंबर पॉइंट, एनी पार्टनर हु इज जॉइनिंग और रिस्ट्रेनिंग फ्रॉम पार्टनर, मेरे पार्टनरशिप भी छोड़ के जा रहा है, मैं इसको एग्रीमेंट करवाऊंगा कि तू आज से ये बिजनेस नहीं करेगा, अगर करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जो एग्रीमेंट करूंगा वो एग्रीमेंट क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। क्योंकि ये बिजनेस में क्या होता है, सब सीक्रेट लोग को पता होता है, अगर सीक्रेट पता हो गया, वो फिर से जाके बिजनेस करवा दिया तो पूरा लॉस मुझे हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन point to keep in mind regarding the above agreement is that the terms of such agreement have to be reasonable। ये लाइन ना दिल खुश कर देता है हमेशा। लॉ में एक वर्ड आएगा रीजनेबल। जैसे काम करो, मर्डर करना एकदम गंदी बात होता है, मतलब आप गलत काम कर रहे हो, बट आप प्रूव करवा दिया ना, वो मुझे अटैक कर रहा था इसीलिए मैंने मर्डर करवा दिया, अब बेल में छूट जाओगे, केस कुछ नहीं होगा, इसको बोलते हैं रीजनेबल। मतलब अगर वो लॉ के आई में एनी रीजनेबल है
तभी वो खराब नहीं होगा, अच्छा होगा। मतलब इफ इट इज एन रीजनेबल, जो भी लॉ में एक वर्ड बहुत मायने रखता है, रीजनेबल। आप जो भी गलत काम कर रहे हो, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी बाहर जाना गलत काम है, अगर तुम बता दिए ना कि मेरा रीजनेबल रीजन था मुझे बाहर जाने के लिए, तो अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो रीजन रीजनेबल है। तो इसीलिए बोल रहा है इफ एनीथिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो चीज रीजनेबल है तभी वो भॉइड नहीं होगा, अगर वो रीजनेबल नहीं है तो ये भॉइड होगा। सिंपल सा चीज फिर से बता रहा हूं। एनी एग्रीमेंट रिस्ट्रेन फ्रॉम मैरिज इज एन void, any agreement restrained from trade is in void. Some exception are there. The first most exception is when one person is selling whole business to another person, the contract is made between the buyer and seller that the seller is not start any similar type of business in whole life or for 2 to 3 years, then the business will be invalid. समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन हमारा क्या था रे, any business partnership form, if new partner is coming, then the partner should not secret or should not share the business ideas to the outsider or not having any trade on outsider business। इसको हम भी क्या बोलेंगे, अगर कोई रीजनेबल केस है इस टाइप का जो लॉ की आय में और लॉ के आंक में अच्छा है, सही है, तभी इसको क्या माना जाएगा, भॉइड नहीं माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, आप सुना होगा मुकेश अंबानी के नाम, मुकेश अंबानी जी के नाम। मुकेश अंबानी अली अंबानी का बिजनेस बड़ा था, जब वो दो भाई का सेपरेशन हुआ बिजनेस में, तभी क्या हुआ कि ये जो मुकेश अंबानी का बिजनेस है, क्या बिजनेस था, मुकेश अंबानी जी का और पूरा रिलायंस इंडस्ट्री का बिजनेस था टेलीकम्युनिकेशन और अदर प्रोडक्ट। मुकेश अंबानी जी को टेलीकम्युनिकेशन पार्ट छोड़ के और सभी बिजनेस मिल गया, मतलब दो भाई थे मिलके रिलायंस में, वो जो मुकेश अंबानी अनिल अंबानी को एकदम टेलीकम्युनिकेट पार्ट मिल गया, रिलायंस का जो टेलीकॉम आरकम पूरा किसको मिल गया, अनिल अंबानी जी को, और बाकी सब किसको मिल गया, अरे मुकेश अंबानी जी को। तभी उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, कि कौन सा एग्रीमेंट हुआ, कि ये जो बिजनेस है आप ये टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस कभी भी नहीं कर पाओगे। मुकेश अंबानी जी ने इसमें पहले साइन किया था, समझो। जब 2014 में 2000 ये एग्रीमेंट फिर से मुकेश अंबानी जी केस बोल दिए कि मेरा जो बिजनेस है वो अच्छा नहीं चल रहा है, क्या भी होगा। जब वो केस में पहले हुआ, विन हुए, तभी ये जियो शुरू करवाए। आप लोग को पता है जो जियो चल रहा है ना आजकल, वो भी एक क्या था, रिस्ट्रेन टू ट्रेड था। रिस्ट्रेन मतलब अनिल अंबानी जी ने उनको बोले थे कि तुम रिलायंस कंपनी का सब सीक्रेट जानते हो टेलीकम्युनिकेशन का, तुम सीक्रेट नहीं करोगे। तो ये बोल दिया कि सर रिलायंस का जो जो चीज है, कोर्ट में केस फाइल हुआ था, मुकेश अंबानी जी ने अनिल अंबानी जी के नाम पे केस करवा दिया, बोले कि वो जो कंसेप्ट है वो 3G वाला कंसेप्ट था, अभी मैं क्या करूंगा, जियो 4G लॉन्च करूंगा। 4G का कंसेप्ट मैं किसी के पास नहीं है, मैं किसी से चुराया नहीं हूं, मेरा न्यू कंसेप्ट है। अगर मैंने 3G का बात लिया होता तो मुकेश अनिल अंबानी जी से रिलायंस इंडस्ट्री से सेम हो जाता, चुरा लेता, पर ये 4G कंसेप्ट है, न्यू कंसेप्ट है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सही है बाबा, तुम शुरू करो अपना जियो का बिजनेस। तभी जियो धनाधन शुरू हो गया। समझ में आ रहा है, क्लियर। तभी कौन सा केस है, रिलायंस का केस ले लो, आपको अच्छे से समझ जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है, एनी रीजनेबल थिंग इज हैपन then it must be allowable, if it is not unreasonable it should not be allowable. Is that clear? Good. देखो एक एग्जांपल दिया है, let us take an example, the case of physician A who employs B his assistants for 3 years. For this duration of 3 years B agrees not to participate medicine anywhere else. This is a valid agreement even though it is an restraint to trade. मतलब उसने एम्प्लॉय के साथ एग्रीमेंट करवाया, तू इधर जब काम करेगा बाहर कहीं नहीं काम करना चाहिए, इसको हम क्या बोलेंगे, वैलिड एग्रीमेंट बोलेंगे। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन, बट से A is a lawyer sells his legal practice to B along with the goodwill. A का जो बिजनेस था पूरा लीगल प्रैक्टिस, वो किसको भेज दिया, B को भेज दिया। And A agrees never to practice as a lawyer anywhere in the state of next 20 years. वो बोला कि 20 साल तक मैं पूरा स्टेट में कहीं भी बिजनेस नहीं करूंगा, लॉयर का जो प्रैक्टिस होता है, लॉयर सर्विस किसी को नहीं दूंगा। This is not a valid agreement since the term of completely unreasonable. मतलब ये जो टर्म हो गया, ये एनीवेयर हो गया, स्टेट हो गया, भाई ये जो तुझे गुडविल दे रहा है पूरा स्टेट के लिए नहीं दे रहा है, तेरा लोकेलिटी में ये करना। जैसे सोच लो मैंने बोला था कि मैं TCL क्या कर रहा हूँ, बेच दे रहा हूँ। अगर मैंने TCL बेच दिया, दी कॉमर्स ले बेच दिया, एक और किसी को बोल दिया, मैं यहां नहीं कर पाऊंगा, पर वो बोलेगा तुम पूरा ऑल इंडिया में, वर्ल्ड में तुम पूरा पढ़ाना छोड़ दो,
वो वैलिड एग्रीमेंट नहीं होता है, बिकॉज इट इज नॉट अनरीजनेबल। मैं इधर आसपास में नहीं करूंगा क्योंकि तेरा गुडविल इधर चलता है, टीसीएल का गुडविल थोड़ी ना मुंबई में चलता है, दिल्ली में चलता है, तो मैं दिल्ली में क्लास ओपन करवाऊंगा, अगर वो आ गया तो इनवैलिड हो जाएगा। तो इसीलिए तो व्हाट रीजनेबल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे मैं बोला था मुकेश अंबानी जी, अनिल अंबानी जी, वो तो एकदम नहीं था ना, एग्रीमेंट में साइन किए थे मैं बिजनेस नहीं करूंगा। अगर ये कोर्ट में प्रूव करवा दिया कि रीजनेबल ये नहीं है, क्योंकि वो 3G का बिजनेस था, ये 4G का बिजनेस था, इसीलिए कोर्ट ने क्या किया, इसको अप्रूवल करवा दिया। इसीलिए हम लोग को कोर्ट में जाना पड़ेगा। इफ इट इज अनरीजनेबल then it should be valid. If it is an unreasonable, it should not be valid. It is a void agreement. Okay, clear? Good. Next one, agreement in restraints from legal proceeding. सिंपल सा चीज है भाई, लीगल प्रोसीडिंग मतलब किसी के ऊपर स्यू करने को हम लोग क्या बोलते हैं, लीगल प्रोसीडिंग। मेरा दोस्त है और कोई भी चीज है, एन एग्रीमेंट दैट प्रिवेंट्स वन पार्टी फ्रॉम एनफोर्सिंग हिज लीगल राइट्स अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट through the legal processes of courts, arbitration, then such agreement is expressly void agreement. मैंने किसको एक थप्पड़ लगा दिया और किसी को एक क्या फोर्सफुली कुछ चीज कर रहा हूं, बोलूंगा तो लीगल प्रोसीडिंग मत कर, तो लीगल प्रोसीडिंग करेगा तो मैं तुझे ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, void बोले में। कौन सा सेक्शन में, सेक्शन 28 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 says that agreement in restraints of legal proceeding is void agreement. अगर तुम किसी को बोल रहे हो तो केस मत कर, ये कर, तभी इसको क्या माना जाएगा, वर्ड माना जाएगा। एवरी लॉ इज एन एक्सेप्शन, इसका क्या एक्सेप्शन है, देखो क्या बोल रहा है। However, there are some exceptions, like if the agreement states that any disputes between parties will be referred to arbitration and the amount awarded in such arbitration will be final, will be a valid contract. जैसे सोच लो मैं क्या क्या रास्ते में जा रहा था, मैं बाइक चला के जा रहा था, किसी को ठोक दिया अनजान में, वो क्या बोला, फिर वो बोला कि ये काम करो, फिर मैं तो आपके नाम पे केस करूंगा। मैंने क्या किया, उसका गांव का जो नेता, मत नेता तो नहीं, कुछ जो मेंबर्स होते हैं, फाइनल मेंबर्स और रेपुटेड पर्संस, मैं उनको बुलाया कि सर मैं तो जानबूझ के नहीं किया, मैं इसका जो मेडिकल खर्चा है वो सब करवा देता हूँ और क्या क्या ये सब काम करवा देता हूँ, बट कंडीशन है मैं उसको जितना बोलेगा पैसा भी दे दूंगा, मेडिकल खर्चा सब करूंगा, वो कल जाके मेरे ऊपर केस नहीं करवाएगा। ओके जब मैंने वो एग्रीमेंट में लिख के लिया, बिकॉज इट इज इनवैलिड एग्रीमेंट, मैं उसके लिए सब करूं, फिर जाके वो मेरे नाम पे केस ठोक देगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए क्या बोल रहा है, एनी वर्ड रीजनेबल एक्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रूल, यहां भी एक रीजनेबल की बात आएगा। रीजनेबल का बात जब आया, ये वहां बोल रहा है कि अगर वो काम मैंने करवा दिया, आर्बिट्रेशंस और एनी फाइनल अमाउंट में उसके साथ फाइनल करवा दिया, फिर वो केस डालने का कुछ जरूरत नहीं है, मैं लिख के ले लूंगा भाई तू केस मत कर, क्योंकि मैं तेरा सब कुछ फाइनल करवा दिया, तेरा जो जो भी कुछ चीज था मैंने तो सब फुलफिल करवा दिया, और तू मेरे ऊपर केस मत कर, ये क्या होगा, वैलिड होगा। ओके नेक्स्ट वन, आल्सो इफ प्रैक्टिस एग्रीज दैट एनी डिस्प्यूट बिटवीन देम in the present or future will be referred to arbitration, then such agreement also valid, but such a contract has to in writing. ये चीज सब कहाँ होना चाहिए, राइटिंग होना चाहिए, ये वैलिड होगा। अगर कोर्ट में भी केस करवा दिया, जज को पता चल रहा है कि ये रीजनेबल है, तो तभी क्या होगा, एलाउबल होगा, अगर वो अनरीजनेबल था तो क्या होगा, इनवैलिड हो जाएगा। ओके क्लियर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन, an agreement whose meaning is uncertain, section number 29। जैसे हम लोग एसेंशियल एलिमेंट में पढ़ते हैं सर्टेनिटी, मतलब हम जो चीज के बारे में एग्रीमेंट कर रहे हैं वो हमेशा सर्टेन होना चाहिए। अगर वो अनसर्टेन है तभी पूरा एग्रीमेंट को हमको क्या माना जाएगा, वर्ड माना जाएगा। जैसे देखो क्या बोल रहा है, एन एग्रीमेंट हुज मीनिंग इज अनसर्टेन कैन नॉट बी वैलिड एग्रीमेंट, मतलब जो एग्रीमेंट का मीनिंग ही अनसर्टेन है उसको हम लोग को क्या मानना पड़ेगा, वैलिड एग्रीमेंट। मीनिंग इज अनसर्टेन कैन नॉट बी ए वैलिड एग्रीमेंट, दैट बी ए void agreement, it is a void agreement if the essential meaning of the contract is not issued, absolutely the contract cannot go ahead, but if such uncertainty can be removed then the contract becomes valid। मतलब हम लोग पढ़ेंगे, मतलब बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे, void ab initio, दिस इज एन टाइप ऑफ void ab initio, मतलब पहले ये कॉन्ट्रैक्ट था, अगर वो जो मेरा इनवैलिड अनसर्टेनिटी पार्ट को हटा दूंगा तभी ये वैलिड हो जाएगा, अभी फिलहाल क्या है, void है। देखो क्या बोल रहा है एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल A agrees to sell to B 100 kgs of fruit,
This is a void contract since what type of fruit is not mentioned, but if A exclusively sell only oranges, then the agreement would be valid because the binning would now be certain. Simple सा चीज बोल रहा है, यहाँ बहुत सारे फ्रूट्स है, अगर मैंने बोल दिया कि तू 100 रुपए एक 100 kg ऑफ फ्रूट ये है, तो कौन सा केजी 100 रुपीज में मुझे पता नहीं है, पर मैंने जब बोल दिया ये ऑरेंज 100 kg फॉर 100 रुपीज पर केजी है, तभी ये क्या हो जाएगा, मेरा वैलिड हो जाएगा। जब तक मेरा एग्रीमेंट सेट ही नहीं है इनवैलिड है, जब सेट इन हो गया वैलिड हो गया। ओके, सिंपल सा चीज। वेजरिंग एग्रीमेंट बहुत चेंज होता है, आप लोग को पता होगा आईपीएल में तो बहुत चलता है वेटिंग वेटिंग। वेजरिंग एग्रीमेंट मतलब एनीथिंग हुज कंसिडरेशन मनी विल बी फाइंड इन विनिंग और लूजिंग ऑफ मनी, मतलब एक एक्टिविटी का रिजल्ट पैसा जीतना और हारने में डिपेंड करता है, तभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजरिंग एग्रीमेंट। देखो क्या लिखा है, according to Indian Contract Act, an agreement to wager is a void agreement. The basis of wager is that the agreement depends on the happening or non-happening of an uncertain event. मतलब उसका रिजल्ट, उसका विनिंग, उसका पैसा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। एक इवेंट का इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा मुझे पता नहीं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हैपनिंग और uncertain event. Here each side would their win or loss of money depending on the outcome of such uncertain event. वो uncertain event का outcome happening और non happening मेरा winning और losing पे डिपेंड कर रहा है, तभी हम लोग को क्या बोलना पड़ेगा, वो wagering contract. Any wagering contract is done is an invalid contract. मैंने मेरे दोस्त के साथ बोल दिया भाई इंडिया जीतेगा, तेरा मेरा बेट रहा 100 रुपीज। ओके, 100 मजा नहीं आएगा, 1 लाख रुपीज बेट हो गया। अगर इंडिया जीता तो तू मुझे 1 लाख देना, इंडिया हार गया तो मैं तुझे 1 लाख दूंगा। ओके, दिस वन इज वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। मैं देखा इंडिया जीत गया, मैं दोस्त को कॉल किया, भाई 1 लाख लाख के दे दे, मेरा एग्रीमेंट में भी साइन किया था वो, मैं बोल दूंगा भाई 1 लाख मुझे दे के जा। वो बोला नहीं दूंगा बे, तू जा क्या करना है कर। मैं कोर्ट के पास चला गया, बोला सर जी देखो हमारा तो एग्रीमेंट हुआ था, इंडिया जीतेगा तो मेरा दोस्त मुझे 1 लाख देने वाला था, बोल रहा है कि नहीं देगा, मैं क्या करूं अभी। वो कोर्ट ही मुझे एक थप्पड़ लगाएगा कि भाई तू बेटिंग बिजनेस गलत है, तुझे पता नहीं है, अगर ये तो वैलिड, ये कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो मैं तुझे कैसे मान जाऊंगा ये तुझे 1 लाख देने वाला था या नहीं देने वाला था। समझ में आ रहा है। सो एनी वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट इज देयर, any wagering contract is there, it always it is an void contract. wagering contract का मतलब समझ में आया ना आप लोग को, क्या बोल रहा है कि एक विनिंग और लूजिंग किस पर डिपेंड कर रहा है, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये हैपनिंग हो गया तो क्या होगा, मुझे पैसा देना पड़ेगा, विन हो जाऊंगा और लूज हो जाऊंगा, इसको हम क्या पढ़ते हैं, wagering contract. These essential of wagering agreement are as follows: if all the elements are met then the agreement will be void. मतलब बोल रहा है ये अगर सब चीज है तभी इसको हमको क्या मान जाएगा, void. एक वर्ड क्या बोल रहा है, ये सब चीज होना चाहिए। ओके, must contain a promise to pay money or money's worth. ये क्या चल रहा है, अगर मैं बोल दूं कि मनी मैं तुझे विनिंग हुआ तो 1 लाख, मैं विन हुआ तो तू 1 लाख देना, ये सब क्या होगा, मनी वर्थ होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, वेजरिंग होगा। इज कंडीशंस ऑफ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन सर्टेन इवेंट, सिंपल सा चीज, एक जो वो मनी किसके ऊपर लगा हुआ है, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, एक चीज का हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के ऊपर ये क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है, सिंपल सा चीज। नेक्स्ट, द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन, neither party can have any control over it, मतलब ये एकदम अनसर्टेन है, वो किसी के हाथ में कंट्रोल नहीं है, वो क्या है, अनसर्टेन इवेंट। नेक्स्ट वन, मस्ट बी द कॉमन इंटेंशन टू बेट एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एग्रीमेंट, मतलब मेरा इंटेंशन क्या है, बेटिंग का इंटरेस्ट है। ओके, बेटिंग का इंटेंशन क्या है, बेटिंग का इंटेंशन है। नेक्स्ट वन, पार्टीज शुड हैव नो अदर इंटरेस्ट अदर देन द स्टेक ऑफ बेट, बेटिंग को छोड़ के मेरा कहीं भी अलग इंटेंशन नहीं है, तभी इसको हम लोग क्या मानेंगे, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सिंपल सा चीज बोल रहा है, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट मतलब एनीथिंग which will happen or which will transpose to an happening or non happening of an event, और non happening इस पर डिपेंड करता है,
तभी हम लोग को क्या बोलेंगे, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट किस में मतलब किस बेस में होना चाहिए, पैसा में होना चाहिए, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग वहां होना चाहिए, और मेरा मेन इंटेंशन क्या है, बेटिंग इज माय मेन इंटेंशन एंड इट इज बेस्ड ऑन अनसर्टेन इवेंट वेदर इट विल बी हैपन और नॉट, तभी हमको क्या माना जाएगा, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। इज दैट ओके? नेक्स्ट वन क्या बोला है देखो, the following agreement are not considered as an wagering contract. चिट फंड इट इज एन इन्वेस्टमेंट टाइप ऑफ बिजनेस, ये मेरा जो थिंग है ये मेरा वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट वन, कमर्शियल ट्रांजेक्शंस, दैट इज ट्रांजेक्शंस ऑफ शेयर मार्केट, जब मैं शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, इक्विटी शेयर परचेज कर रहा हूँ, प्रेफरेंस शेयर परचेज कर रहा हूँ, वो भी हमारा वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, वो लीगल बिजनेस है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। एथलेटिक कंपटीशन एंड कंपटीशंस इन्वॉल्विंग स्किल्स, जब हम लोग बोलते हैं 5 आदमी आ गया, जो जीतेगा उसको 5,000 मिलेगा, अच्छे सुनो, 5,000 मिलेगा, मतलब उसका हैपनिंग हुई नहीं होगा, अगर उसने नहीं जीता तो उसका लॉस नहीं हो जाएगा, अगर तूने जीत लिया तो तेरा विन होगा, अगर नहीं जीता तो लॉस होगा, तब उसको हम मानेंगे वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। अगर तेरा विन हुआ, हमेशा विन, मतलब जैसे बोला कि वहां लॉस की बात भी नहीं आता, अगर तू विन हो गया तुझे पैसा मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम वेजरिंग नहीं बोलेंगे, जहां लॉस के चांसेस नहीं होता है। नेक्स्ट वन, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस में हैपनिंग ऑफन होता है और हम पैसा दे रहे हैं, जब कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हमको रिटर्न में देगा, इसको भी हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंश्योरेंस बिजनेस, और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो एन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, क्लियर? फटाफट डिस्कशन कर देते क्या क्या हम लोग आज पढ़े। सेक्शन 24 to 30 डील्स विथ एनी टाइप ऑफ एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये 7 टाइप्स ऑफ बिजनेस से कोई भी बिजनेस है और कोई भी एग्रीमेंट है, तभी ये टाइप का बिजनेस को हमको क्या मानना पड़ेगा, वॉइड एग्रीमेंट मानना पड़ेगा। सिंपल सा चीज। फर्स्ट क्या बोल रहा है, एग्रीमेंट ऑफ विच द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल पार्ट, अगर मेरा कंसिडरेशन हो या ऑब्जेक्ट, दोनों में से कोई भी चीज अनलॉफुल हो, तभी इसको हम क्या मानेंगे, इनवैलिड मानेंगे। सेकंड पॉइंट, एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, अगर उसमें कंसिडरेशन नहीं है तभी इसको हम क्या मानेंगे, इनवैलिड, वॉइड मानेंगे, उसका भी कुछ एक्सेप्शन है। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है रे, एग्रीमेंट रिस्ट्रेन टू मैरिज, अगर मैंने शादी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो 10,000 दे दे, मैं शादी नहीं करूंगा, इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, रिस्ट्रेंट फ्रॉम मैरिज, वो भी क्या होगा, इनवैलिड होगा। रिस्ट्रेंट फ्रॉम बिजनेस, ट्रेड, अगर उस टाइप का भी बिजनेस है तभी हमको इसको क्या मानेंगे, बिजनेस के वैलिड, इनवैलिड मानेंगे। कब वैलिड होगा, दो चीज में, व्हेन आई एम सेलिंग माय होल बिजनेस एसेट्स विथ इज हैविंग माय गुडविल, जब मैं मेरे गुडविल के साथ पूरा बिजनेस किसी को बेच रहा हूं तभी मैंने एग्रीमेंट किया, तू इस टाइप का बिजनेस नहीं करेगा, इसको हमको क्या मानना पड़ेगा, वैलिड मानना पड़ेगा। वेदर देयर इज एन पार्टनर who is providing this business for not doing any types of business outside this my area, वो पार्टनर बोल रहा है कि मैं इधर छोड़ के तेरे पास और कहीं बिजनेस नहीं करूंगा, तभी भी जो एग्रीमेंट बनाया उसको भी हम लोग क्या मानेंगे, वैलिड मानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है रे, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट्स ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, लीगल प्रोसीडिंग का बात भी आया, मैं तेरे ऊपर केस नहीं करूंगा तब भी उसको वॉइड माना जाएगा, पर इन सम रीजनेबल केसेस एक्सेप्शन इज देयर, when one party is aggrieved party, I am fulfilling all these problems of then I will write an agreement that you should not sue on me, मैं लिख कर, क्योंकि देख तेरा जो जो डिमांड था, मैं सोच रहा हूँ मेरा गलती हुआ है, तेरा तो जो डिमांड था मैंने सब फुलफिल करवा दिया, फिर तू उसे क्यों केस करवाया, मुझे लिख के दे कि तू केस नहीं करेगा। ओके, तो लिख देना एग्रीमेंट में कि मैं उसका पूरा डिमांड फुलफिल किया, आई एम फ्री फ्रॉम एनी फोर्स ऑन एनी कोर्सन, लिख के एक एग्रीमेंट डायल करके साइन करवा देना, बात खत्म, उसको क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। लास्ट पॉइंट क्या था रे, एन एग्रीमेंट हुज मीनिंग इज अनसर्टेन, मतलब अनसर्टेन जब था वॉइड था, जब सर्टेन हो गया वैलिड हो गया। लास्ट पॉइंट इज वेजरिंग एग्रीमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वेजरिंग। वेजरिंग में एक अच्छा सा एग्जांपल है कि अच्छा सा पॉइंट है, जब हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज हैविंग विनिंग और लूजिंग, नॉर्मल में लूजिंग का चांसेस नहीं होता है, बट इसमें क्या होगा, अगर प्रॉब्लम वो हैपनिंग हुआ तो विनिंग हो जाएगा और वो ना हुआ तो मेरा लूजिंग हो जाएगा, इसीलिए क्या बोलते हैं, happening or non-happening of any transactions, any event will goes to winning or losing of money or money's worth is treated as wagering contract। अगर वो चीज है तो हमको क्या मानना पड़ेगा, wagering। चिट फंड, any type of purchase of shares, any type of insurance business, any type of anything should not be treated as an, क्या क्या और एक चीज क्या था रे, ये एथलेटिक कॉम्पिटिशंस ऑन स्किल्स, ये भी हमको क्या मानना पड़ेगा, ये सब चीज भी एग्रीमेंट
हे ये सब चीज वैलिड एग्रीमेंट है, वर्ड एग्रीमेंट नहीं है। ओके, फिलहाल आपको लग रहा है कि समझ में आ गया होगा इतना तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बहुत एग्रीमेंट इज वाइडर टर्म देन कॉन्ट्रैक्ट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इसको पढ़ के हम लोग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में फोकस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।